हेलो फ्रेंड्स, आई एम यश कुमार और आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये चैप्टर आपकी क्लास 9th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, डेट्स आपको याद रखनी जरूरी है। हिस्ट्री के अंदर आपको डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टोरी अभी आपको जो बताई जा रही है ये 14 जुलाई 1789 के, चाहे आपको डेट याद ना हो कि किस किस दिन की बात हो, लेकिन आपको ईयर जरूर याद रखना है कि ये किस ईयर की बात हो रही है, कितने से कितने ईयर की बात हो रही है। ये बात हो रही है यहाँ पे 1789, ईयर 1789 की 14 जुलाई को, जब सिटी ऑफ पेरिस वाज इन स्टेट ऑफ अलार्म। जब अचानक से पेरिस के एक शहर में अलार्म मच गया, यानी कि भगदड़ मच गई। अब पेरिस आपको पता ही होगा, आप लोगों ने सुना भी है, पेरिस जो कि एक फ्रांस देश की कैपिटल है। ये कहानी फ्रांस से ही रिलेटेड है। फ्रांस से रिलेटेड क्या नाम ही है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी फ्रांस के अंदर हुआ गया रिवॉल्यूशन। ये सबसे पहला रिवॉल्यूशन है जब लोगों ने ये सोचा कि हमें लिबर्टी चाहिए, हमें इक्वलिटी चाहिए और हमें फ्रीडम चाहिए। किससे? राजा से। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। जो किंग था, किंग कौन था उनके राज्य का, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि वो ही इस फिल्म का मेन विलन है। किंग था लुइस 16। लुइस 16 ने 14 जुलाई 1789 को अपने ट्यूब्स होते हैं सिपाही, जो बहुत सारे सिपाही एक साथ जाते हैं ना, तो उसने अपने ट्यूब्स को ऑर्डर दिया कि जाओ शहर में घूम के आओ और देख के आओ कि क्या परेशानी चल रही है। अब ऐसा क्यों किया वो आगे देखेंगे। Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. लेकिन वहाँ पे एक अफवाह फैल गई, र्यूमर फैल गई, यानी अफवाह फैल गई कि जो किंग है लुइस 16 जो है वो हम पे ओपन फायरिंग करवाना चाहता है, इसलिए उसने सिपाही भेजे हैं। क्यों? राजा को इतना बुरा क्यों मान रहे थे लोग कि मैं अब उसने सिपाही भेजे तो लोगों को लगा है कि हमको मरवाना चाहता है। देखते हैं आगे कहानी के अंदर, इस स्टोरी की तरह लेके चलेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। Some 7,000 men and women gathered in the front of town hall and decided to form a people's militia. कुछ 7,000 लोग, लड़के भी लड़कियां भी, मैन और वुमेन, एक टाउन हॉल के पास इकट्ठा हो गए। टाउन हॉल, वहाँ पे आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, टाउन हॉल ऑफ फ्रांस। वहाँ पे उन्होंने एक ये डिसाइड किया कि हमें राजा को रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उन्होंने अपनी मिलिशिया, पीपल्स मिलिशिया बनाई। पीपल्स मिलिशिया का मतलब होता है उन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई। दे ब्रोक इनटू नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। फिर वो जितने 7,000 थे उन्होंने कहा कि ठीक है, इतने लोग उधर जाओ, इतने लोग उधर जाओ। कहाँ? गवर्नमेंट के पास जाओ, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स के पास जाओ और उसको तोड़ो। गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को तोड़ने का रीज़न क्या था कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट यानी राजा की गवर्नमेंट थी लुइस 16 की, तो वहाँ पे उनको लगा था कि आर्म्स मिल जाएंगे, यानी हथियार मिल जाएंगे वहाँ पे उन्हें। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग के पास चलते हैं, हो सकता है वहाँ पे हमें कुछ हथियार मिल जाए लड़ाई के लिए। फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल marched toward the eastern part of the city and stormed the fortress prison, Bastille, where they hoped to find hoard ammunition. अब क्या हुआ, फिर ये डिसाइड हुआ कि ये 100 ये लोग बेस्टिल के पास जाएंगे। बेस्टिल क्या है? एक फोर्ट्रेस प्रिजन, यानी एक किला है जिसको महल, जो कि किला है, महल है, लेकिन जिसको राजा ने क्या कर दिया, महल को जेल के रूप में बना दिया। मैं अब एक तरह से जेल था जिसको उसने महल जैसा बना रखा था, बहुत बड़ा जेल था वो। तो अब बेस्टिल जाने का रीज़न आप लोग समझ सकते हैं कि बेस्टिल एक जेल है, प्रिजन है, तो फिर इसका मतलब ये है वहाँ पे सिपाही रहते हैं, चोर रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सिपाही भी रहते हैं। सिपाही रहते हैं यानी उनके पास हथियार होंगे, तो यानी वहाँ पे हथियार मिलेंगे। तो इसलिए वो लोग वहाँ गए ताकि उन्हें लगा कि हाँ, वहाँ पे हथियार मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बात आप रिलेट करके भी देख सकते हैं। इन द आर्म्ड फाइट
that followed, the commander of Bastille was killed and the prisoners released. There were only 7 of them. उसके बाद अब महल में वो गए, प्रिजन में गए, वहाँ पे उनकी हाथापाई हुई सिपाहियों से लड़ाई करते करते हथियार लेने के चक्कर में उन्होंने बेस्टिल जेल का जो वो था कमांडर, उसको मार दिया। और मारा भी ऐसे नहीं कि उसे मार दिया और छोड़ दिया, उसके सर को काट के, पाइक जो होते हैं 3 दंदों का ऐसे होता है त्रिशूल जैसा, आपने देखा होगा गाँवों में देखने को मिलता है ये, जिससे खेती वेदी करते हैं, आपने देखा होगा, उस पर उसका सर लगा दिया। अब सर लगाने का रीज़न क्या था आप देखिए, इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊं कि उन्होंने पाइक पे कमांडर का सर लगाया क्योंकि वहाँ पे ये है कि मैं अगर मारना है तो पूरा सर उखाड़ के मारते हैं वहाँ पे। इस वजह से जितने लोगों को भी मारा है सबका सर निकाला गया है। आप लोगों को एक और बात बता दूँ, लुइस 16 जो आगे मरेगा उसका सर काटा गया था मारने के लिए, वहाँ सर काटने की मान्यता है। तो उस वजह से लड़ाई की वजह से कमांडर बेचारा अपना सर खो बैठा, लेकिन जो प्रिजनर्स थे, जो चोर उसके अंदर कैद थे, वो सारे भाग गए। कैसे? वो ढूंढने आए, कुछों को खोल दिया तो रेलवे तोड़ दी, तो फिर रास्ता मिल गया चोर को भागने का। और पुलिस चोर को पकड़ेगी या फिर लोगों को रोकेगी? भाई लोगों को ही रोकेगी, तो चोर भाग गए। लेकिन उसमें से केवल 7 चोर ऐसे थे जो वापस मिल गए। मैं एक तरीके से वो पकड़े गए दोबारा। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of king. एक रीज़न ये भी था बेस्टिल चूज़ करने का, 2 रीज़न थे। पहला रीज़न जो कि मैंने आपको बताया कि बेस्टिल एक जेल है तो वहाँ पे हथियार मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन दूसरा रीज़न बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है जो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में आता है कि ऐसा उस जेल का नाम बताओ, उस प्रिजन का नाम बताओ जो जिससे सब लोग हेट करते थे, जो सबको पसंद नहीं था, किसी को नहीं पसंद था फ्रांस के लोगों को। तो फिर और उसका रीज़न बेस्टिल है जो कि सब लोग हेट करते थे। क्यों? उसका रीज़न यही है कि ये राजा की डेस्पोटिक पावर को दर्शाता है। राजा क्या करता था, अपनी पावर दिखाने के चक्कर में क्या करता था कि जो भी गलत हो रहा है, जिसको मैं पकड़ा या फिर जिसकी भी गलती है या फिर नहीं भी हो, अपनी पावर दिखाने के लिए अगर उसकी बात कोई नहीं मानता तो उसको बेस्टिल में डाल देता था, जेल में डाल देता था। अब जेल में वो क्या सजा देता था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन बात ये है कि वो जितने भी लोग जो कि गलत नहीं हैं उनको भी जेल में डाल देता था। ये उसकी पावर थी। द fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep souvenirs of its destruction. लेकिन अब यहाँ पे एक केस ये भी देखने को मिला, जब फोर्ट्रेस वो जो किला था तोड़ दिया गया, वो पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था किला, मैं उसका नामो निशान नहीं छोड़ा उन्होंने। तो उसको जब तोड़ दिया गया तो फिर उसके जितने भी पत्थर टूटे हुए हिस्से थे वो मार्केट में खुलेआम बेच रहे थे। हिम्मत, मार्केट में खुलेआम जेल के पत्थर बेचे हैं, और वो भी लोग खरीदते भी थे। और कौन खरीदता था? जिन्होंने तोड़ा। क्यों खरीदते थे? क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि हम आने वाली जनरेशन को दिखाएंगे कि हम ही हैं जिन्होंने इतना महान काम करा है। एक तरीके से देखा जाए तो ये महान काम था इन लोगों के लिए, बुरा काम था राजा के लिए। हमारे लिए क्या था? अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे लिए भी ये अच्छी बात यही बेस्टिल तोड़ना, रिवॉल्यूशन हमारे लिए अच्छा रहा कि नहीं इन लोगों का। बेशक हम इंडियंस हैं, लेकिन हमें क्या पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट पड़ा रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस रिवॉल्यूशन से। क्यों? क्योंकि यहीं से तो शुरुआत हुई थी कि हमें इक्वलिटी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। इस वजह से द डेज दैट फॉलोड
saw more growth in Paris and the countryside. उसके बाद से ऐसे दिन रोज दिखने लगे राजा को। सिर्फ पेरिस में ही नहीं, लोग क्या करते थे, विदेश जाते थे, वही लोग वहाँ पे भी लोगों को भड़का देते थे कि हो सकता है तो महाराजा भी ऐसा कर ले, तो लोग वहाँ पे भी भड़क जाते थे और वहाँ का भी ऐसा ही हाल होने लगा। ऐसे कर करके ये पूरे वर्ल्ड में होने लगा। ऐसे हुआ ये, इस वजह से फ्रीडम की बात चली। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। बहुत से लोग क्यों हमला कर रहे थे? चाहे गलती तो राजा की थी, लेकिन क्या क्या गलती थी? एक गलती थी ब्रेड का हाई प्राइस होना, कि ब्रेड महंगा कर दिया था। अब ब्रेड महंगा कर दिया तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे कि ब्रेड का प्राइस हाई क्यों हुआ। ब्रेड तो सस्ता मिल सकता था, लेकिन फ्रांस जहाँ पे जैसे इंडिया के अंदर रोटी नॉर्मली सब लोग खाते हैं, उस तरह ब्रेड नॉर्मल देश में फ्रांस में चलाई जाती है। एक तरह से कह सकते हैं वही इंडिया में रोटी होती है और फ्रांस में ब्रेड। मच लेटर when historians look back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events ultimately led to execution of the king in France. To most people at the time did not anticipate this outcome. बहुत से historians जब इस लड़ाई को दोबारा देखते हैं तो वो ये चीज़ समझाने की कोशिश भी करते हैं कि यहीं से वो चेंज शुरू हुई थी, यहीं से वो इवेंट्स शुरू हुए हैं रिवॉल्यूशन के। तब से रिवॉल्यूशन के इम्पैक्ट से राजा का एग्जीक्यूशन हो गया फ्रांस से, यानी राजा ही नहीं रहा फ्रांस में। मतलब किसी ने चाहा ही नहीं कि राजा हो हमारे पास। हाउ एंड वाई दिस हैपेंड, कैसे और क्यों, आखिर क्यों इन लोगों ने ऐसा सोचा कि हमें रिवॉल्यूशन करना चाहिए। एक चीज़ तो समझ में आ गई, चलो राजा अपनी मनमानी करता था और अगर कोई उसकी बात ना माने तो उसको जेल भेज देता था और ब्रेड का प्राइस हाई था, बस इतनी सी बात थी। लेकिन नहीं, बहुत सारे रीजन्स थे जो आपको आगे पता चलेंगे जिस वजह से, और इससे बड़े बड़े रीजन थे जिस वजह से लोगों ने रिवॉल्यूशन करा और एग्जीक्यूशन करा किंग का। कहाँ से? फ्रांस से, कि फ्रांस में अब कोई किंग नहीं रहेगा। आप इधर एक फ़ोटो देख पा रहे हैं, बहुत पुरानी फ़ोटो है। ये वही जेल है जिसकी अभी आपको बात कराई जा रही है, बेस्टिल। देख सकते हैं ये किले जैसा जेल है, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल। ये फ़ोटो दिखाई जा रही है ये बताने को कि कैसे हमला किया गया था उस जेल पर। ये रियल फ़ोटो नहीं है, ये एक आर्टिस्ट की ड्राइंग है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हो सकता है इस तरीके से तोड़ा हो, क्योंकि बताया गया है ना कि तोड़ा है, तो फिर इसका मतलब कि तोड़ा तो है, लेकिन कैसे तोड़ा है उसने ऐसा दिखाया कि हो सकता है ऐसे तोड़ा था। ये दिखाया है कि लोग और सिपाही आपस में लड़ रहे हैं। ये एंट्री गेट है, यहाँ से देख सकते हो बहुत सारी भीड़ आई जा रही है जेल को तोड़ने के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी लेट 18th सेंचुरी? लेट 18th सेंचुरी का मतलब हो गया ये, अब किस टाइम की बात हो रही है? 1751 से लेकर के 1800 के बीच की बात हो रही है। अब बात चलेगी हमारी 1751 से 1800 के बीच की बात। अभी तक हमने कब की बात कही है? 1789 की। ये हमने लेट 18th सेंचुरी में भी आगे जो हम चल रहे हैं वहीं की बात कही है। वो भी लेट 18th सेंचुरी था, ये भी लेट 18th सेंचुरी है, लेकिन फ़र्क क्या है? अब हम बात करेंगे 1774 की। ये बात थी 1789 की। 15 साल पहले क्या हुआ फ्रांस में, जिस वजह से 15 साल बाद ऐसा दिन देखने को मिला राजा को। लुइस 16 of Bourbon family of kings ascend the throne of France। जो लुइस 16 जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि मेन विलन है इस फिल्म का, उसने जो कि बॉर्बन फैमिली एक खानदानी परिवार था, जो कि खानदानी राजा था। जो जैसे हम कह देते हैं इंडिया के अंदर
खानदान यादव की बात कही जाए तो जैसे हम जो कि मशहूर राजा रहे मुग़लों की बात, आप मुग़लों के नाम आपको याद भी होंगे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। ये उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनती आए। ऐसे ही बॉर्बन फैमिली के अंदर जो थे सारे के सारे राजा बनते आए। लुइस 16 उनके पिता, लुइस 15 उनके दादा, लुइस 14 उनके परदादा, लुइस 13, सबके नाम लुइस से थे और सारे राजा थे। इतना ही नहीं, उनके खानदान में सिर्फ लुइस नाम नहीं था, और भी बहुत सारे नाम के थे, उनके भी नंबर्स थे, वो भी राजा थे। तो आप सोच सकते हैं कितने साल से राजा बनते आए हैं लुइस फैमिली से। लुइस नाम और 16 लगाने का मतलब ये हुआ, जैसे कि इसका मतलब ये हुआ कि वो लुइस 16वें लुइस हैं। इससे पहले 15 और लुइस थे जिनके नाम जो कि राजा रहे, जैसे कि उनके पिता लुइस 15 जैसा मैंने आपको बताया, और उनके दादा लुइस 14 जो कि ज़्यादा मशहूर थे। लेकिन ये ज़्यादा मशहूर इसलिए हो पाए क्योंकि इनकी बदनामी हुई थी। He was 20 years old and married to Austrian princess Marie Antoinette। जब ये 20 साल के थे इन्होंने शादी कर ली थी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से। नॉट ऑस्ट्रेलिया समझ लेना आप लोग इसे, ऑस्ट्रिया, AUSTRIA। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है और ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री कॉन्टिनेंट है, आपको भी पता होगा। तो बहुत डिफरेंस है दोनों में। वहाँ की ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से उन्होंने शादी की। मैरी एंटोइनेट का एक फन फैक्ट ये है, आप उसका नाम सर्च करना, आपको दिखेगा कि उनकी फ़ोटोज़ में उनके बाल देखना, हर फोटो के अंदर आपको पता चलेगा कि वो अपने बालों के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करती थी। उन्होंने अपने बालों से जहाज तक बना रखा है। बालों से जहाज बनाने का मतलब ये है कि वो जैसे आजकल के टाइम में लोग कहते हैं हेयर स्टाइल्स रखते हैं, वो उस टाइम में 18th सेंचुरी में उन्होंने अपने बालों के अंदर ऐसी हेयर स्टाइलें लगवाई कि हर बार वो अलग अलग तरीके की हेयर स्टाइल बनवाती थी, जिसके अंदर कभी जहाज बनवा लिया, कभी कुछ बनवा लिया, तो उस पर भी खर्चा होता था। अपॉन हिज accession, the new king found an empty treasury। बेशक वो राजा बने लेकिन उनके पास पैसे नहीं रहे। लुइस 16 के राजा बनने के समय फ्रांस के अंदर पैसों की कमी हो गई। मैं अब उनका खानदानी वो था खजाना, वो ख़त्म होने लगा, कम पड़ गया। अब कम क्यों पड़ गया? मैं उससे पहले उनके खानदान ने बहुत उड़ा लिए? नहीं, उड़ाए तो लुइस 16 नहीं है, लेकिन कैसे उड़ाए? कम था, कम नहीं था, जितना था उतना तो सबके लिए था, लेकिन उसके लिए कम पड़ गया। कैसे? लॉन्ग years of war had drained the financial resource of France। जो बहुत समय से वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही थी, वॉर चल रहे थे, उसमें फाइनेंशियल रिसोर्स की ज़रूरत पड़ गई। अब आप सोचेंगे कि आखिर वॉर के अंदर ऐसा क्या है जो मैं, वॉर जब भी चलते हैं तो लोग बोलते हैं कि लड़ाई की वजह से ये देश गरीब हो गया। क्यों भाई? सिपाही लगेंगे, सिपाहियों को आप पैसे नहीं दोगे क्या? फ्री में? चलो ठीक है, आप मान लिया, फ्री में दे दिए सिपाही, चलो मान लिया, सिपाही आपने फ्री में ले लिए, क्या बंदूकें आपको फ्री में मिल जाएंगी? हथियार आपको फ्री में नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं। लड़ाई के अंदर इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमर्स पैलेस ऑफ वेसेल्स। इतना ही नहीं, सिर्फ लड़ाइयों की वजह से नहीं, पैलेस ऑफ वेसेल्स, आप नेट पे सर्च करना, बहुत सुंदर महल है जो कि एक एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट है। ये कह दो उस जमाने का हाईटेक कोर्ट। कोर्ट का मतलब यहाँ पे आप ये मत सोचना जैसा कि होता है जज वाला कोर्ट, वो नहीं। कोर्ट का मतलब यहाँ पे महल की बात हुई है कि उसके मेंटेनेंस में भी बहुत खर्चे आते थे। बताओ, अगर आप बहुत ताजमहल जितना सुंदर कोर्ट बनाओगे, मैं महल बनाओगे, उसकी देखभाल करने में तो खर्चा आएगा ही आएगा। अब देखभाल करनी है, उसकी मेंटेनेंस करनी है, अगर कुछ भी ख़राब हो जाए तो सही करवाना, लड़ाई चल रही है उसमें पैसे लगाना, तो कहाँ
कहाँ से राजा के पास पैसे बचेंगे। और सबसे बड़ी बात, अपनी रानी के लिए जो उसकी वाइफ है उसकी हेयर स्टाइल में पैसे खर्च करना। राजा नहीं चाहता था उसकी हेयर स्टाइल में पैसे खर्च करना, लेकिन रानी चाहती थी। अब रानी ने भी इकोनॉमी गिरवा दी, देख लो। अंडर लुइस 16 France held 13 American colonies to gain their independence from common enemy Britain। इतना ही नहीं, चलो उसके खुद की लड़ाइयाँ चल रही हैं राज्यों से, कोई ना, चलता है, वो तो समझ में आता है। और रानी की जिद है, कोई नहीं, वो भी सब समझ में आता है कि करनी पड़ जाती है विश पूरी। और कोर्ट जो बनवाया है उस अगर बनवाया है तो उसकी मेंटेनेंस भी करवानी होती है। लेकिन 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 लुइस 16 के अंदर थोड़ी बहुत तो अच्छी बात यही होगी ना, उसने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट कराया था, आज़ादी दिलाई थी। किससे? पूरे वर्ल्ड के कॉमन एनिमी थे। उस टाइम के पूरे वर्ल्ड के कॉमन एनिमी कौन थे? ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड, कुछ भी बोल लो, एक ही बात है। जो अंग्रेज थे उनका राज्य तो भैया फ्रांस पे भी था, अमेरिका पे भी था, हर देश पे रहा उनका राज्य। तो अमेरिका की 13 कॉलोनीज, यहाँ पे कॉलोनीज को आप एक तरीके से स्टेट मान लीजिए, कि 13 अमेरिका के राज्यों को उन्होंने आज़ादी दिलाई, वो भी ब्रिटेन से। The war added more than a billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres। अब लड़ाई हो रही है, वही बात हुई। अब इंडिपेंडेंस ऐसे तो नहीं है बोल के दिला देगा, लड़ाई करनी पड़ेगी ना उसके लिए। बिना लड़े तो इंडिया ने भी आज़ादी नहीं ली थी, ये तो आपको भी पता ही है। तो ये कहाँ से लेते? तो लड़ाई के लिए लुइस 16 ने जब लड़ाई शुरू हुई थी अमेरिका के अंदर उनकी, तो पहले तो उसने 1 बिलियन लीवर का मतलब यहाँ पे वो लीवर नहीं जो हमारे शरीर में पाया जाता है। लीवर फ्रांस की करेंसी का नाम था, है नहीं था, ये बात याद रखना। अब फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। पहले उसकी करेंसी, और पहले नहीं, तो बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी करेंसी है ये लीवर। एक लीवर समझ में आता, मैं कितनी होगी कॉस्ट ये नहीं पता मुझे, लेकिन उसने 1 बिलियन, करोड़ भी नहीं, मिलियन भी नहीं, बिलियन, कम से कम 100 करोड़ के आसपास 1 बिलियन लीवर्स दिए थे, ताकि वो मैं ज़्यादा हथियार खरीद सके और ब्रिटेन से आज़ादी दिला सके। लेकिन जब लड़ाई ज़्यादा बढ़ने लगी तो उसने 2 बिलियन लीवर्स खर्च कर दिए। 1 बिलियन पहले, 2 बिलियन आगे चल के, कितने हो गए? 3 बिलियन। ऐसे रोज करता ना। अब ऐसे में इकोनॉमी ना गिरना मैं नहीं मान सकता, इकोनॉमी गिरनी ही है ऐसे में। lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loan। जो lenders थे, जो जमींदार थे, जो कि राज्य को क्रेडिट दिया करते थे, जमींदार होते हैं, आपको भी पता है, आपके राज्य में भी होते होंगे जमींदार, जहाँ जो कि ज़मीन देते हैं लोगों को खेती के लिए, घर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। जो लैंडर्स थे पहले वो मान लो 100 रुपये देते थे, 10 रुपये देते थे, चलो मान लो, लेकिन अब उनका टैक्स बढ़ा दिया गया 10% एक्स्ट्रा, कि अब वो 10% एक्स्ट्रा टैक्स देंगे। यानी मान लो अगर पहले वो 10 रुपये देते थे तो अब वो 20 रुपये देंगे। ऐसा वो अगर ऐसे मान लो वहाँ पे हैं 100 लैंडर्स, 100 ज़मींदार हो और लोगों से 20-20 रुपये ले रहा है, तो इस हिसाब से कितने ले लेगा? 2000 रुपये। 2000 रुपये ये ऐसे ले लेता था एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ा के। लेकिन एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ाने की उसने कोई वजह नहीं बताई थी लोगों को बस बोल दिया कि एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ गया है, पैसे दो। अब यहाँ आप देखना, धीरे धीरे हम लोग वहाँ पहुँचे हैं जहाँ से रिवॉल्यूशन के लिए कहा जा सकता है कि चिंगारी निकली थी। कहाँ से? डिस्क्रिमिनेशन। हर चीज़ में सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन का ही नाम है। छुआछूत की बीमारी जो थी इंडिया के अंदर, आपको पता होगा, अछूत वाली बीमारी, आपको भी पता है, नॉन अनटचेबिलिटी जो जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में,
उसके लिए वो क्या था, डिस्क्रिमिनेशन। जिसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने रिवॉल्यूशन किया था, वो भी एक तरीके का एक मिनी रिवॉल्यूशन था जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। इस तरह यहाँ छुआछूत की बीमारी नहीं है, यहाँ अनटचेबिलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ अमीरी गरीबी है, यहाँ अमीरी गरीबी वाली बीमारी है। अब वो कैसे है आगे देखते हैं। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट was obliged to spend increasing percentage of its budget on interest payment alone. पैसे बढ़ा दिए। अब पैसे बढ़ाने का मेन रीज़न ये था कि हम लोग अभी 100 रुपये ले हैं लोगों से, तो फिर हमारे पास उतने हथियार नहीं आ पाए लड़ाई के लिए, हम लोग उतनी मेंटेनेंस नहीं कर पाए, पैसों की कमी हो रही है, तो लोगों ने 200 लोग, इससे वो खुद के फ़ायदे के लिए दूसरों के पैसे ले आता। अब खुद के फ़ायदे के लिए नहीं, मैं मानता हूँ राजा है, कुछ पैसे तो मिलेंगे ही, हाँ लेगा, जरूर लेगा, लेकिन रीज़न तो देता। टैक्स बढ़ाने का कोई रीज़न होना चाहिए, ये तो बढ़ाना बुरी बात नहीं है, राजा है, राजा तो अपनी चलाएगा, लेकिन उसका कोई रीज़न देना चाहिए उसे। To meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices and universities, the state was forced to increase taxes. जो उसके रेगुलर एक्सपेंसेस थे, ये रेगुलर एक्सपेंसेस तो थे, मैं महल वाला और बालों वाला एक्सपेंसेस जो था वो रेगुलर तो था, लेकिन और भी तो चीज़ें, कुछ काम करता था या फिर ऐसे ही रहता था, काम भी करता था भाई वो। जो उसके रेगुलर एक्सपेंसेस थे, जो कि आर्मी है, आर्मी पैसे लेती थी, लेते हैं, अब भी कौन सी आर्मी नहीं है जो कमाती नहीं है, सबको पैसे मिलते हैं ना कम से कम, चाहे वो आर्मी में बॉर्डर पे जाए ना जाए, पैसे तो मिलते हैं, जिसे हम सैलरी कह लेते हैं। जो आर्मी थी उनको सैलरी देनी थी, तो उसके लिए पैसे चाहिए थे, पता चल जाए उनके पास हथियार तो हैं ही, या जो कोई उड़ा ले। और जो कोर्ट था उसके अंदर, कोर्ट के अंदर भी मेंटेनेंस करवानी थी। कोर्ट, अब यहाँ पे बात हुई है कोर्ट का मतलब वही वर्सेल्स, यहाँ पे कोर्ट मतलब इस टाइम पे कोई जज वज वाली कोर्ट की बात नहीं सोच सकते हैं आप लोग, क्योंकि इस टाइम पे कोई जज वाली सिचुएशन नहीं थी। जो गवर्नमेंट चल रही थी उसकी, यानी लुईस 16 के जो ऑफिसेस थे और यूनिवर्सिटीज जो थी, उसके अंदर भी तो लोग हैं, उनको भी तो पैसे चाहिए, वो भी तो बिल्डिंग है, उस पर भी तो मेरा खर्चा लगेगा। उस सब के लिए उसने क्या किया, राज्य में टैक्स बढ़ा दिया, अचानक से टैक्स बढ़ा दिया, और उसका रीज़न बताया, हमें बस टैक्स दे दो। Yet even this measure would not have sufficient. बेशक जितना उसने टैक्स बढ़ाया वो उसके लिए काफ़ी नहीं था। French society in 18th century was divided into 3 estates and only members of third estate paid taxes. फ्रेंच, अब देखो यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ आपको दिखने लगेगी। कैसे? 18वीं शताब्दी 18th सेंचुरी यानी 1700 से 1800 के बीच में किसी भी टाइम की बात हो सकती है, हमें नहीं पता ईयर एक्यूरेटली हमें ईयर नहीं पता है कौन सा ईयर है, तो हम कह देते हैं 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के अंदर जो फ्रांस था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, जिन्हें हम एस्टेट्स बोल देते हैं। एस्टेट का मतलब हिंदी में हम कहें हिस्से। 3 हिस्सों में बटा हुआ था फ्रांस। कौन कौन से थे वो? क्लर्की, नोबिलिटी और थर्ड एस्टेट के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, फिर बाकी के बचे रेस्ट। लेकिन जो टैक्स था वो कौन पे कर रहा था? तीनों एस्टेट के। अगर तीनों एस्टेट के पे करते तो इकोनॉमी इतनी कम हो जाती? नहीं, सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोग ही टैक्स पे करेंगे। सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोग हैं जिन्हें टैक्स पे करना था। अब साफ साफ दिखता है, अगर थर्ड एस्टेट को ही बोला जाए टैक्स पे करने को, इसका मतलब आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, आप लोगों के साथ इक्वालिटी नहीं दिखा रहे हो। आप तो बस ये कह रहे हो कि थर्ड एस्टेट तू ही पैसे देगा, बाकी के टू एस्टेट तुम लोग मौज करो।
ये तो अनइक्वालिटी है ना। यही तो बात हो रही है यहाँ पे कि यहाँ से लोगों को गुस्सा आना शुरू हुआ राजा पे। The society of estates was part of feudal system that dated back to the Middle Ages. जो एस्टेट थे वो सारे फ्यूडल सिस्टम के पार्ट थे, फ्यूडल सिस्टम के पार्ट थे। इसका मतलब ये है कि वो इकोनॉमी पे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखते हैं। The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789। 1789 से पहले, यानी अभी हम बात कब की करें, 15 साल पुरानी 1774 की। अब हम दोबारा वहीं पे आ जाते हैं 1789, जहाँ पे हमने ये देखा था कि जेल वेल तोड़ दिया गया। कि 1789 से पहले जितनी भी जो सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें फ्रांस के, उसको ओल्ड रिजीम का नाम दिया गया था। फिगर 2 shows how the system of estate in French society was organized। अब फिगर 2 क्या कहिए, हमें ये बताइए कि कैसे ऑर्गेनाइज थे ये तीनों एस्टेट के लोग। फर्स्ट एस्टेट आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर क्या है, क्लर्गी। क्लर्गी कौन होते हैं, जो जैसे हिंदुओं में होते हैं, जो मंदिर में होते हैं पंडित जो कि चंदा मांगते हैं, ऐसे ही क्लर्गी होते हैं जो कि क्रिश्चियंस होते हैं, जो चर्च के होते हैं और चर्च के लोग होते हैं और वो लोगों से चंदा मांगते हैं चर्च के लिए, उन्हें क्लर्गी बोलते हैं। वो फर्स्ट एस्टेट में थे। सेकेंड एस्टेट में कौन थे, नोबिलिटी। अब नोबिलिटी मतलब जो बड़े लोग थे, नॉवल्स जो थे, नॉवल मैन हो गए जो, वो सेकेंड एस्टेट में आते थे। और जो थर्ड एस्टेट है उसके अंदर आप देख सकते हैं 3 हिस्से हैं, फर्दर 3 डिवीजन, सब डिवीजन। जो उस सब थर्ड एस्टेट में ऊपर की तरफ है, सबसे ऊपर वो है बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स। ये तीनों थे, ये सारे थे जो कि थर्ड एस्टेट के अंदर पहले नंबर पे थे, यानी जो थोड़े अमीर थे। ये अमीर के हिसाब से रखा हुआ था। क्लर्की जो थे वो सबसे अमीर लोग हुआ करते, नोबिलिटी उससे थोड़े से ही कम अमीर थे। उसके बाद थर्ड एस्टेट के अंदर जो सबसे ऊपर वाले हैं, ये थर्ड एस्टेट में सबसे ज़्यादा अमीर थे। फिर दूसरे नंबर पर जो आते हैं पीजेंट्स एंड आर्टिसन। पीजेंट्स यानी किसान और आर्टिसन यानी कि जो के कलाकार होते हैं, ये सारे के सारे आर्टिस्ट। तो ये सारे थोड़े कम अमीर थे, पीजेंट्स थे और किसान वगैरह जो थे। और जो थर्ड एस्टेट के अंदर लास्ट में जो बचे वो कौन थे, स्मॉल पीजेंट, छोटे किसान, लैंडलेस लेबर, जिनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं है, वो वाले लोग, सर्वेंट्स, नौकर। अब आप देख सकते हैं थर्ड एस्टेट के अंदर जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, ज़्यादा कमाते हैं, वो उन्हें सबसे ऊपर रखा हुआ है। उससे कम जो कमाते हैं उन्हें दूसरे नंबर पे, जो बहुत कम कमाते हैं उन्हें अलग ग्रुप में रखा है। ऐसे इन्होंने किया डिस्क्रिमिनेशन, और यहाँ से शुरुआत हुई है डिस्क्रिमिनेशन की। Peasants made up about 90% ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन जो पीजेंट थे, अब यहाँ पीजेंट का मतलब ये नहीं कि हम इन्हीं को पीजेंट समझें या इन्हीं को, पीजेंट का मतलब पीजेंट यानी किसान, वो दोनों की बात हुई है। जो किसान थे वो फ्रांस के अंदर 90% पॉपुलेशन बनाते थे, यानी 90% फ्रांस के लोग क्या थे, किसान। इसका मतलब इनडायरेक्टली देखो, 90% फ्रांस के लोग कहाँ से बिलोंग करते थे, थर्ड एस्टेट से। यानी वो लोग क्या थे, गरीब। गरीब क्यों थे, क्योंकि पीजेंट्स को आप देख सकते हैं थर्ड एस्टेट में भी फर्स्ट नंबर पे नहीं है, सेकंड और थर्ड में, यानी गरीब थे वो। ये तो बहुत कमा लेते थे, ये तो अपना काम निकाल लेते थे, ये लोगों को काम निकालना मुश्किल होता था। However, only a small number of them owned the land they cultivated। उसमें से भी कुछ ही किसान ऐसे थे जिनके पास खुद की ज़मीन थी। बाकी किसान क्या करते थे, तो पे बैठे रहते थे, नहीं, वो बड़े बड़े लैंड लॉस की ज़मीन पे खेती बाड़ी करते थे। अब उनके पास ज़मीन क्यों नहीं थी, क्योंकि वो गरीब थे। About 60% of the land was owned by nobles and church and the other richer member of third estate। अब देखो 30
40% लैंड तो थी उनके पास, यानी 90% में से 40% लोग किसान थे, उनके पास खुद की ज़मीन तो थी, लेकिन जो 60% ज़मीन बची वो किसकी थी? नॉबल्स की थी, चर्च के लोगों की थी, और जितने भी थर्ड एस्टेट के बड़े मेंबर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट और कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर, ये सारे के सारे इन लोगों की थी। तो वो लोग क्या कहते थे? द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू एस्टेट दैट इज क्लर्गी एंड नोबिलिटी। बाद में देखते हैं। तो जो छोटे छोटे किसान जिनके पास ज़मीन नहीं थी वो क्या कहते थे? इन लोगों की क्लर्गी, नोबिलिटी और इनकी ज़मीन पे खेती करते थे, वो थोड़ा सा हिस्सा देते थे, बाकी का हिस्सा खुद रखते थे पैसे और उनको भूल जाते थे। जैसा कि कहते हैं शेयर क्रॉपर्स, वो क्या करते थे? शेयर क्रॉपिंग करते थे, दूसरों के खेत में खेती करते थे अपना गुजारा करने के लिए। द मेंबर ऑफ फर्स्ट टू एस्टेट दैट इज क्लर्गी एंड नोबिलिटी एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस बाय द बर्थ। अब यहाँ आपको डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि जो पहले दो एस्टेट के लोग थे, मान लो क्लर्गी के अंदर कोई है, वो बड़ा तो उसको तो मैं मिला हुआ है कि मैं तो फर्स्ट एस्टेट से बिलोंग करता हूँ, मेरी इज्जत को, तो उसका जो बेटा है, जो उसका बच्चा होगा, उसको भी इनडायरेक्टली वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वो काम करे ना करे उनको मिल जाएगा सब कुछ। और किसान जो होते थे, जो कि थर्ड एस्टेट से बिलोंग करते थे, उन्हें काम करना ज़रूरी था, क्योंकि वरना अगर वो हाथ पे नहीं चलाएंगे तो फिर उनके पास रोटी यानी ब्रेड नहीं आएगी। और जो बाकी के थे क्लर्गी और नोबिलिटी, उनको तो आराम से घर बैठे मिलती रहती थी, होम डिलीवरी। क्यों? पर मैं अब जन्म से उनको ऐसा अधिकार क्यों दिया हुआ था? The most important of these was exemption from paying taxes to the state. और सबसे बड़ी बात राजा ने बोल दिया था कि क्लर्गी और नोबिलिटी, आप लोग हमें टैक्स मत पे करना, उल्टा हम आपको करेंगे। राजा क्या करता था? ये जो फर्स्ट टू एस्टेट है, क्लर्गी और नोबिलिटी, इन लोगों को मैं साल भर गिफ्ट देता रहता था, अपने पैसों से गिफ्ट देता रहता था। अब गिफ्ट देने का रीज़न क्या था? चापलूसी। वो उनसे अपनी चापलूसी करवाता था। अब थर्ड एस्टेट वाले हमेशा बोलते थे कि हमें भी गिफ्ट चाहिए, तो वो मानता नहीं था उनकी बात। क्या करता था वो? जब भी कुछ ऐसा होता था वो वोटिंग करवाता। अब देखो, वोटिंग वो करवाता था, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बिल्कुल भी मैं कुछ नहीं था, लेकिन कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। वोटिंग कैसे करवाता था? सब 90% लोग क्या हैं? पीजेंट, तो उनको गिनता था एक वोट, चाहे कोई भी बोले एक वोट। क्लर्गी और नोबिलिटी की भी एक एक वोट। फिर चाहे जो भी केस होता था, अगर नोबिलिटी और क्लर्गी ने एक एक वोट दे दी और पीजेंट अकेले 90% होते हुए भी एक ही वोट दे पाए, तो हुआ नहीं डिस्क्रिमिनेशन। द नोबल फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। These include feudal dues, which they extracted from peasants. इतना ही नहीं, नॉवेल्स का काम क्या हो गया कि तुम्हें किसानों से पैसे लेने हैं, उनसे पैसे ले लो। क्यों? वरना तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in army or to participate in building roads. लेकिन फर्स्ट टू एस्टेट के लोगों को काम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, वो जो काम कर रहे हैं वही काफ़ी था। लेकिन इन्हें क्या करना होता था? किसानों को किसान होते हुए भी लॉर्ड के यहाँ पे रेंडर सर्विसेज करनी होती थी। रेंडर सर्विसेज का मतलब हो गया, सर्विसेज का मतलब हो गया कि जो कि वो कहते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि जाओ ये लेके आओ, जाओ वो लेके आओ। लॉर्ड का मतलब यहाँ पे भगवान नहीं है, लॉर्ड का मतलब है यहाँ पे जो चर्च के फादर होते हैं, उनके पास उन्हें जो भी चाहिए, चाहे वो बोले जाओ बिस्किट लेके आओ, तो वो लेके आ देंगे। तो वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड। इतना ही नहीं, उनके घर में नौकरों की तरह काम किसानों को करना पड़ता था, खेतों में खेती करनी पड़ती थी, वो भी दूसरे के, और पैसे मिलते नहीं थे उसके।
यहाँ तक कि राजा ज़बरदस्ती सिर्फ और सिर्फ किसानों को ही आर्मी में डालता था। क्यों? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यानी आर्मी के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी और फर्स्ट टू एस्टेट के लोगों को आर्मी में जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो नो प्रॉब्लम, तुम्हारे पास तो पैसे आ ही रहे हैं। और इतना ही नहीं, रोड बनवाने का जितना काम होता था वो सारा भी किसान मतलब खेती बाड़ी करने वाले किसानों को खेती बाड़ी के अलावा भी बहुत कुछ करना पड़ जाता था। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इस शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथिस। जो चर्च होता था वो भी पैसे ले लेता था, किससे? पीजन से। और वो टैक्स को क्या नाम बोलते था? टिथिस। टिथिस कुछ नहीं है, एक तरीके से जैसे इंडिया के अंदर जो होता है, जैसे कि मान लो गणेश उत्सव हुआ तो फिर जो सोसाइटी के अंदर मांगा जाता है चंदा, इसी तरह कि कुछ भी चर्च में प्रोग्राम हो रहा है, किसानों से जाके चंदा मांग लेंगे। अब भाई अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो फर्स्ट टू एस्टेट से लो ना, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं। नहीं, जो 2 रुपये कमाए उनसे 2 रुपये सारे के सारे ले लेंगे। अब ऐसे में किसान कमा के आ रहा है, फिर भी उन्हें देना पड़ जाता है ज़बरदस्ती, वरना वो राजा से शिकायत कर देंगे और फिर किसान पिट जाएंगे। एंड फाइनली all members of third estate had to pay taxes to the state। और फिर हर थर्ड एस्टेट के मेंबर्स को टैक्स पे करना पड़ जाता था। These include a direct tax called taille। इतना ही नहीं, उन डायरेक्टली टैक्स भी देना पड़ता था, जो कि नॉर्मल टैक्स होता है कि आपने कुछ भी सरकारी काम वाम करवाया तो उसके अंदर जो टैक्स लगता है, या फिर आप खेती कर रहे हो तो उसका इतने % चार्ज लगेगा, वो टैक्स। या आप इतना कमाते हो रोज महीने, आपकी सैलरी इतने, तो उसमें से इतना % सरकार को दो, जो कि नॉर्मल टैक्स हम लोग भी देते हैं यहाँ। एंड नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस which were levied on articles of everyday consumption like salt and tobacco। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लाइन आपको ये बता रही है कि वो लोग इनडायरेक्ट टैक्स भी लेते थे। इसे एक कहानी की तरह समझो। एक किसान है, वो अपने खेत में खेती कर रहा है, तभी अचानक से टैक्स के लोग आते, टैक्स लेने वाले आते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं? वो बताता है हमारी फैमिली में 3 लोग हैं। तो वो पूछते हैं कि तुमने आखिरी बार सॉल्ट कब खरीदा था? तो वो बताता है कि मैंने 1 हफ्ते पहले खरीदा है। कि तुम्हारे पास कितना सॉल्ट है? बताता है मेरे पास इतने किलो सॉल्ट है अभी, और इतना किलो पिछले महीने का बचा हुआ है मेरे पास। तो वो उसका भी टैक्स ले रहे थे। मैं नमक लेने का भी टैक्स ले लेते हैं कि छोटा बच्चा है जो कि सॉल्ट नहीं लेता, जिसके में सॉल्ट नहीं लगता, तो पूछते हैं कि तुमने इसके नाम का सॉल्ट लिया हुआ है कि नहीं। जैसे राशन जो लेते हैं, राशन के अंदर क्या होता है, जो राशन मिलता है उसके अंदर जितने लोग होते हैं फैमिली के अंदर, उसके हिसाब से ही बांटा जाता है राशन। ऐसे ही सॉल्ट जितने लोग होते हैं उसके हिसाब से बांटते हैं वो, लेकिन टैक्स उन्हीं को पे करना पड़ता है। जैसे कि टोबैको चाहे उस फैमिली में कोई नहीं लेता हो, लेकिन उसका भी टैक्स उन्हीं को पे करना पड़ता है। ये है उनका इनडायरेक्टली टैक्स लेने का तरीका। अब इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदे बहुत सारे हैं, वही जो ऊपर हमने आपको बताया कि जिससे इकोनॉमी बचे। इकोनॉमी बचाने के चक्कर में उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा दिया। The burden of financing activities of the state through tax was borne by the third estate alone। सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट ही था जिसको टैक्स पे करना था। यानी ये जो एस्टेट है यही टैक्स पे कर जाता, चाहे ये अमीर हो या गरीब हो। लेकिन जो फर्स्ट टू एस्टेट थे, जो कि और ज़्यादा अमीर गरीब जो बहुत ज़्यादा अमीर थे, उन्हें तो टैक्स देना ही नहीं है, वो उल्टा टैक्स ले लेते थे। अब आते हैं लीवर्स पे। लीवर जो कि हमने बात करी थी यहाँ पे, लीवर जिसकी हमने बात करी कि आखिर ये है क्या चीज़। लीवर अब आपको पता चल गया है कि फिर से देख लेते हैं। यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1794। ये वही पैसे थे, एक तरीके से नोट थे, नोट नहीं थे मतलब जो कि वहाँ की पुरानी करेंसी, जो कि 1794 में, यानी कि ये बात है 1789 की। उसके 5 साल बाद ये करेंसी बंद हो गई।
यानी 5 साल बाद भी कुछ हुआ कि लीवर को बंद कर दिया, क्लर्की a group of person invested the with special function in the church। वही पादरी जो कि चर्च पादरी कह लो, या पादरी तो किसी और के होते हैं, लेकिन जो चर्च के फादर होते हैं जो कि चर्च पे पैसे लगाते हैं, तिथ जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, तिथस चंदा लेना, a tax levied by the church comprising 1/10 of the agricultural produce, tax to be paid directly to the state। अब नीचे एक फिगर आपको दिख रही होगी, छोटा कर दे रहा हूँ थोड़ा ताकि एक में याद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा अमीर सा लड़का दिखाया जा रहा है जिसके पास एक डॉग भी है। बेशक डॉग जैसा नहीं दिख रहा है फिर भी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लड़का है, किसान जैसा दिख रहा है, और उसके हाथ में कुछ थैला है पैसों का, और इधर खाना रखा हुआ है, और इधर यहाँ देख सकते हो आप गेहूँ, ग्रेन्स, या फिर कह लो चावल, कुछ भी। अब यहाँ लिखा क्या है, ये जो फ्रेंच में लिखा है इसको यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया है। This poor fellow brings everything, grain, fruit, money, salad. The fat lord, ये फैटी लॉर्ड है, यानी कि मैंने जो बताया था लॉर्ड यानी फादर हो गए या फिर बड़े लोग। Since they are ready to accept it all, he does not even care to gaze him with a look। ये बेचारा किसान है, ये है कौन, हमारे किसान, PEASANT। ये हमारे किसान हैं जो कि लॉर्ड के लिए पैसे भी ला रहे हैं, खाना भी ला रहे हैं, जितना कुछ उनके पास है सारा लाए। और यहाँ आप देख सकते हो ये टोपी झुका के है, यानी एक तरह से यानी इंडिया के अंदर होता है पगड़ी झुका के बात करते हैं, या फिर मैं सर झुका के, ऐसे यहाँ पे माना जाता है कि अब आप टोपी झुका के, मैं टोपी हटा के बात करते हैं तो यानी आप इज्जत दे रहे हैं। इस तरह वो इज्जत देते हुए इसे खाना भी दे रहा है, ये खाना पैसे भी ले लेगा, खाना भी ले लेगा, लेकिन उसको कुछ नहीं देगा। ये जो है ये आपको क्या रहा है कि ये इसको देगा, नहीं, ये वो है जो इसकी तरह रोज जो आते हैं इसको दे के जाते हैं, लेकिन ये देता नहीं है किसी को। The more the devil has, the more he wants। जितने ज़्यादा बुरे लोग होंगे उतनी ज़्यादा मान्यताएं होंगी, उतनी ज़्यादा मांग होगी। The nobleman is the spider, the peasant is the fly। यहाँ आप ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको एक स्पाइडर और फ्लाई दिख रहे हैं। अब ये क्या बता रहा है कि जो स्पाइडर है वो उनको बुलाता है कि पैसे दे दो, मैं तुम्हारी मदद करूँ। वो उसको पैसे दे देते हैं, लेकिन बाद में वो उन्हीं को खा जाता है। मतलब वो क्या करते हैं, इससे पैसे तो ले लेते हैं, खाना भी ले लेते हैं, लेकिन बदले में इन्हें कुछ नहीं देते। ये रियलिटी है, और ये दिखाने गया है द स्पाइडर एंड द फ्लाई। ये बस दिखाने को है कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है वहाँ पे। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्सप्लेन बाय द आर्टिस्ट हैड पोर्ट्रेड द नोबल मैन एज द स्पाइडर एंड द पीजन एज ए फ्लाई। ये मेरा आपसे सवाल है कि क्यों आर्टिस्ट ने ऐसा बोला है। सिमिली ही है ये कि आर्टिस्ट ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जो नोबल मैन है, जो कि नोबल्स होते हैं, जो कि हम बात कर रहे थे सेकंड स्टेट वाले नोबल्स, ये वही हैं। जो नोबल मैन है उसको आर्टिस्ट ने स्पाइडर क्यों बोला है, और जो किसान भाई हमारे उनको मक्खी क्यों बोला है। मेरा ये आपसे सवाल है, आप लोग आंसर देना, और मैं आंसर का इंतजार करूँगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी आंसर दे सकते हो, और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर भी है, आप उस पर मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।